नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की खबर। मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। क्या झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कल प्रवर्तन निदेशालय यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी गिरफ्तार कर लेगी? क्या कल ही हेमंत सोरेन इस्तीफा देंगे और अपनी जगह अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनवाएंगे? ये सवाल आज झारखंड की राजधानी रांची में सबकी जुबान पर है। करीब 24 घंटे तक सबकी नजरों से दूर रहे और दिल्ली में लापता बताए गए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज तड़के रांची पहुंच गए। तब से वो लगातार आज सक्रिय दिख रहे हैं। आज सुबह हेमंत सोरेन ने लगातार कई बैठकें की। अब से कुछ देर पहले सोरेन ने अपनी गठबंधन सरकार के मंत्रियों और विधायकों से बैठक की। मुख्यमंत्री निवास में ऐसी एक अहम बैठक सुबह भी बुलाई गई थी, जिसमें सत्तारूढ़ गठबंधन के तमाम विधायक यानी कांग्रेस, आरजेडी और लेफ्ट के विधायक मौजूद थे, मंत्री भी मौजूद थे। सोरेन की मुख्यमंत्री कल्पना सोरेन भी इस दिन वाली बैठक में दिखाई दी थी। राजनीतिक दलों की बैठक में सीएम की धर्मपत्नी कल्पना सोरेन की मौजूदगी पर कुछ लोगों ने सवाल भी उठाए हैं कि आखिर वो क्यों इस बैठक में शामिल हुई। क्या उनके नाम पर सहमति बनाने के लिए हेमंत सोरेन ने कल्पना सोरेन को इस बैठक में बुलाया था? आपको बता दें कि इस बैठक में राज्य के ताजा राजनीतिक हालात और ईडी की संभावित कार्रवाई पर चर्चा की गई। हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया एक्स पर बैठक की तस्वीरें जारी की हैं। इन तस्वीरों के बाद ये अटकलें लगने लगी हैं कि अगर प्रवर्तन निदेशालय ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया कल, तो क्या वो अपनी जगह अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी कर रहे हैं? इससे पहले आज ही सोरेन ने महात्मा गांधी की पुण्यतिथि शहीद दिवस के मौके पर रांची में उनकी प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। सोरेन अपने समर्थकों से घिरे वहां पहुंचे और श्रद्धांजलि देने के बाद कहा कि वो लड़ेंगे और जीतेंगे। इससे पहले आपको याद दिलाएं कि दिल्ली में उनके अचानक लापता होने की खबरें चलने लगी थी। कल दिन भर इस तरह अटकलों का बाजार गर्म रहा कि एक मुख्यमंत्री जैसे लापता हो गया है। सर ट्विटर पे लिखा गया कि आप लापता है। ट्विटर पे लिखा गया कि आप लापता है सर। ट्विटर पे लिखा गया आप लापता है सर। इस तरफ सर ट्विटर पे लिखा गया कि आप लापता है सर। अरे सवाल तो पूछने देंगे। क्या दिक्कत है? आप आगे आपको तकलीफ है? क्या सवाल है? इसका मतलब क्या है? सर एक बार फिर एकता दिखाई जा रही है। सर ट्विटर पे आरोप लगाया गया कि आप नहीं थे। और जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा है। दरअसल हेमंत सोरेन रविवार को दिल्ली आए थे। जानकारी के मुताबिक अपने खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय के केस के मामलों में वरिष्ठ वकीलों से सलाह मशवरा करने के लिए वो दिल्ली पहुंचे थे। ईडी हेमंत सोरेन के खिलाफ हवाला के 3 मामलों की इन दिनों जांच कर रही है। उन पर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप लगाए गए हैं। जमीन अवैध खनन और कोयला खनन से जुड़े 3 मामलों में ईडी उनकी भूमिका की इन दिनों जांच कर रही है। रांची में एक बार उनसे लंबी पूछताछ हो चुकी है और फिर से पूछताछ का समन हेमंत सोरेन को भेजा गया है। उनके दिल्ली में होने की खबर पर सोमवार सुबह 7 बजे ईडी के अधिकारी दक्षिणी दिल्ली के शांति निकेतन स्थित उनके घर पर पहुंच गए। अधिकारियों को वहां पर सोरेन नहीं मिले। ईडी टीम ने करीब 13 घंटे उनका इंतजार किया, लेकिन वो नहीं लौटे। इस बीच ईडी ने उनके घर से 36 लाख रुपए कैश और एक BMW गाड़ी बरामद की। आशंका जताई गई कि यह गाड़ी हरियाणा में बेनामी तौर पर रजिस्टर्ड है। ईडी ने उनके घर से कुछ दस्तावेज भी बरामद किए थे। दरअसल ईडी ने शनिवार को सोरेन से कहा था कि वह हवाला के मामले में पूछताछ के लिए या तो 29 जनवरी या फिर 31 जनवरी को उसके सामने हाजिर हो। सोरेन ने रविवार को ईडी के रांची जोन को जानकारी दी कि वो 31 जनवरी को दोपहर 1 बजे यानी कल जांच टीम के सामने हाजिर हो जाएंगे। ऐसे में सोरेन के करीबियों का मानना है कि ईडी की टीम को दिल्ली के उनके घर पर नहीं पहुंचना चाहिए था, जबकि मुख्यमंत्री आश्वस्त कर चुके थे। इससे पहले झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा था कि जो भी हेमंत सोरेन को पकड़ कर लाएगा उसे वो 11,000 रुपए का इनाम देंगे। बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने तो हेमंत सोरेन को भगोड़ा करार दिया था।
मुझे ये लगता है कि उनके पिताजी 21 दिन जिस तरह से बाहर रहे थे केंद्रीय मंत्री के तौर पर, वो भगोड़े थे, उसी तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी जो है एक भगोड़े हैं। और झारखंड का एक वोटर होने के नाते, झारखंड का सांसद होने के नाते, झारखंड का एक नागरिक होने के नाते कम से कम मेरा तो सर जो है वो शर्म से झुका जा रहा है कि जो भी मान सम्मान इज्जत झारखंड की थी, क्योंकि झारखंड का जो मुख्यमंत्री है वो हमारा फेस है, वो यदि इस तरह से भगोड़ा होगा तो हम जनता कैसे अपने आप को सुरक्षित कर पाएंगे, एक बड़ा सवाल है हमारे लिए। देखिए, भाजपा के नेताओं ने कारण इस बात को इतना तूल दिया। कोई भी व्यक्ति चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री, सबका एक व्यक्तिगत जीवन होता है। वो सिर्फ हर चीज को सार्वजनिक करना जरूरी नहीं है और ना ही हर एक को जवाब दे के जाना है। वो अपने व्यक्तिगत कारण से अगर कहीं निकले हैं तो ईडी को भी इतना इसको लेकर मुझे नहीं लगता, क्योंकि उनके नाम से ना तो कोई वारंट है ना कुछ है। वो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं और बहुत ही लोकप्रिय एक आदिवासी मुख्यमंत्री हैं। तो ऐसे में इस तरह से भगोड़ा कहना, ये कहना भाजपा के नेताओं द्वारा, ये बहुत ही निंदनीय है। और हम लोग चाहेंगे कि इस तरह की बातों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने ऑलरेडी वहां पर मैसेज दे दिया था कि वो 31 जनवरी को ईडी के सवालों का जवाब देंगे। पहले भी वो जवाब दे चुके हैं। जिस मुद्दे को लेकर बार बार सवाल किया जा रहा है उस पर भी उन्होंने सारी बातें पहले ही कह दिया है। अब अगर नया कुछ उन्होंने ढूंढ निकाला है तो उस पर वो अपनी बात रखेंगे जब उनसे पूछा जाएगा। कल 1 बजे उन्होंने टाइम दिया है ईडी को, वो तो टाइम देंगे। लेकिन जिस तरह से उन्हें बदनाम करने की कोशिश हुई है, वो कहीं से भी मुझे नहीं लगता एक मुख्यमंत्री के लिए सही है। और भाजपा के नेताओं को इन चीज से बचना चाहिए। बिना जानकारी के, बिना सब कुछ जाने इस तरह से पूरे देश में एक गलत माहौल पैदा करना, चूंकि चुनाव नजदीक आ रहा है तो किसी भी तरह से उन्हें बदनाम करने की एक तरह की कोशिश है, जिसका झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार बहुत ही निंदा करता है। उन्होंने कब कहा कि हम ईडी का जवाब नहीं देंगे? उन्होंने बार बार दिया। अभी हाल ही में उन्होंने 7 घंटे तक उनके सवालों का जवाब दिया। कुछ जवाब बच गए थे जिसके लिए उन्होंने टाइम दिया है, लेकिन अचानक से वहां छापा मारना और उनको इस तरह से परेशान करना, ये मुझे नहीं लगता कि इसमें ये राजनीति से प्रेरित लगती है। कहीं ना कहीं ये तटस्थ भाव से ईडी को काम करना चाहिए। तो सोमवार को ईडी उनके दिल्ली के आवास पर इंतजार करती रही। हेमंत सोरेन ईडी के सामने नहीं पहुंचे। हेमंत सोरेन किसी कैमरे के सामने भी नहीं दिखे। तो हेमंत सोरेन जब सोमवार को नहीं मिले तो उनके लापता होने की खबरें मीडिया की सुर्खियां बन गई थी। ईडी उनकी तलाश कर रही थी। हेमंत सोरेन जिस चार्टर्ड विमान से दिल्ली आए थे वो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर खड़ा रहा, लेकिन वह हवाई रास्ते से वापस रांची नहीं लौटे। ईडी की एक टीम को एयरपोर्ट पर भी तैनात किया गया था कि अगर वो एयरपोर्ट पहुंचे तो उन्हें वहीं पर रोक लिया जाए। लेकिन अब जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक हेमंत सोरेन ईडी को चकमा देकर सड़क के रास्ते करीब 1200 किलोमीटर का सफर तय कर दिल्ली से रांची आज तड़के पहुंच गए। तो झारखंड की राजनीति में अब क्या होने वाला है, खासकर कल जब ईडी के सामने हेमंत सोरेन की पेशी है। इसी पर बात करते मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र तिवारी जुड़ रहे हैं, जो कि हम सबसे बेहतर झारखंड की राजनीति को समझते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी। और मेरा पहला सवाल यही, कल क्या होगा? ईडी पूछताछ करने के बाद क्या अरेस्ट करने वाली है? इतनी गहमागहमी इसीलिए है? देखिए सुमित जी, मुझे इस बात की संभावना बहुत कम नजर आती है कि हेमंत को कल गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन ये बात जरूर है कि कल जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद से जो माहौल बना है उससे इस तरह की चर्चाएं जरूर हैं कि हेमंत को गिरफ्तार किया जा सकता है। और उसकी तैयारी भी शायद हेमंत कर रहे हैं। जो आज बैठकें हुई और शाम को भी अभी विधायक दल की बैठक थी, सारे गठबंधन के लोग थे उसमें, और उनकी पत्नी भी उस बैठक में थी, ऐसी सूचना मेरे पास है। दोपहर की बैठक में थी, शाम की बैठक में भी थी। तो इस बात की संभावना मुझे कम नजर आती है। तो तिवारी जी, क्या कल्पना सोरेन के पास कोई पद है झारखंड मुक्ति मोर्चा में? वो किस हैसियत से इन बैठक में शामिल हो रही हैं? नहीं, उनके पास कोई पद नहीं है। और वो किस हैसियत से शामिल हो रही हैं ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है। वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी है और इस बात की चर्चा है कि अगर हेमंत सोरेन गिरफ्तार होते हैं तो फिर मुख्यमंत्री के तौर पर उनको सामने लाया जा सकता है। इस बात की चर्चा है। लेकिन जो मेरे पास जानकारी है कि बैठक में कांग्रेस की तरफ से कुछ बातें कही गई हैं, जिनमें उनका ये कहना, कांग्रेस का पक्ष ये है कि भाई आपकी पार्टी का कोई वरिष्ठ नेता आप सामने लाइए। अभी इस पर कोई सहमति बनी है ऐसा मुझे लगता नहीं।
दो जी। चीजें और पूछना चाहूंगा मैं आपसे। एक तो कल्पना सोरेन उड़ीसा की हैं, तो क्या वो झारखंड की मुख्यमंत्री बन सकती हैं? पहला सवाल जो बार बार अटकलें लगाई जा रही कि नहीं बन सकती हैं। और दूसरा सवाल, क्या सोरेन परिवार में एका नहीं है? हेमंत सोरेन को क्यों अपनी पत्नी पर ही भरोसा है, भाई पर या भाभी पर नहीं? नहीं, पहला जो आपका सवाल है उसका जवाब तो ये कि रघुवर दास यहाँ के मुख्यमंत्री बन चुके हैं, जो मूलतः उड़ीसा के हैं, छत्तीसगढ़ के। तो और एक जो उसमें पेच था, वो पेच ये था कि चूंकि वो उड़ीसा की हैं और आदिवासी समुदाय से शायद नहीं आती, इसलिए वो रिजर्व सीट से चुनाव नहीं लड़ सकती। तो ये एक पेच जरूर था। अब एक बात और है कि क्या जो सीट खाली कराई गई थी, एक सीट भी खाली कराई गई थी जिसपे विधायक ने इस्तीफा दिया, और इस बात की चर्चा थी कि अगर हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी होती है और कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री के तौर पर आती हैं, तो वो उस सीट से चुनाव लड़ेंगी। जी। तो एक बात तो ये हुई, और दूसरा जो आपने सवाल पूछा परिवार कि का। परिवार की बात, तो परिवार में देखिए, एक तो सीता सोरेन है जो उनके बड़े भाई की वाइफ है, और उनका भाई है। तो वहां पर एका तो नहीं है। सीता सोरेन को नहीं चाहेंगे। सीता सोरेन कई बार पार्टी के खिलाफ बयान दे चुकी हैं, पार्टी के खिलाफ खड़ी होती हैं, और जो उनका भाई है उसमें वो क्षमताएं शायद हेमंत सोरेन नहीं देखते हैं कि वो मुख्यमंत्री का पद संभाल सकता है और ढंग से चीजों को आगे ले जा पाएंगे। और बाकी लोग भी वो क्षमताएं उनके भाई में नहीं देखते। चर्चा तो इस बात की भी थी कि शिबू सोरेन की जो पत्नी है, मतलब हेमंत सोरेन की जो मां है, रूपी सोरेन, जी। उनको भी सामने लाया जा सकता है, जिसमें परिवार में कोई दिक्कत ना हो। अगर रूपी सोरेन का नाम सामने आएगा तो परिवार में कोई दिक्कत नहीं। एक आखिरी और क्विक सवाल का जवाब, अगर अरेस्ट हो गए और कल्पना सोरेन के नाम पर सहयोगी नहीं माने, कांग्रेस ने जैसे एक सवाल खड़ा किया, तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी इस कोशिश में राष्ट्रपति शासन भी लगवा सकती है? ये प्रयास भी हो सकता है? मुझे ऐसा लगता नहीं है कि कांग्रेस नहीं मानेगी। एक नाम और चर्चा में है, वो चंपई सोरेन का है, जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, और उनका नाम सामने आ रहा है। तो चीजें अगर गड़बड़ाती हुई कल्पना सोरेन के नाम पर लगी, ऐसा लगा, तो मुझे लगता है कि चंपई सोरेन फिर सामने आएंगे और उनके नाम पर किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तिवारी जी। झारखंड की राजनीति को आसान शब्दों में आपने समझा दिया, बता दिया। जानता हूं हमारे दर्शकों को इससे जरूर फायदा हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं, अब झारखंड से निकलते हैं, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान आपको लिए चलते हैं। पाकिस्तान में 8 फरवरी को होने जा रहे आम चुनावों से पहले वहां के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को कोर्ट से एक और बड़ा झटका लगा है। भ्रष्टाचार के केस में 3 साल जेल की सजा काट रहे इमरान खान को अब सिफर केस में 10 साल जेल की सजा सुना दी गई है। इस बार उन्हें आधिकारिक गोपनीय कागजात सार्वजनिक करने के मामले में दोषी ठहराया गया है। इसी को सिफर केस कहा जाता है। इमरान के साथ ही उनकी पार्टी पीटीआई के उपाध्यक्ष और पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को भी 10 साल की सजा सुनाई गई है। ये फैसला पाकिस्तान की रावलपिंडी की अडियाला जेल में लगी विशेष अदालत में सुनाया गया। अगस्त से इमरान खान अधिकतर समय इसी जेल में बंद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्रवक्ता जुल्फिकार बुखारी के मुताबिक कोर्ट के इस फैसले को बड़ी अदालत में चुनौती दी जा सकती है। 2023 में इमरान खान की सरकार गिरने के बाद नई सरकार ने उनके खिलाफ आधिकारिक दस्तावेजों को सार्वजनिक करने से जुड़ा ये केस दायर किया था। ये दस्तावेज अमेरिका और पाकिस्तान के बीच के कूटनीतिक संदेशों से जुड़ा बताया गया है। इमरान खान की सियासत को या इमरान खान को जो सज़ा हुई है गलत हुई है, ठीक है। फिर उसके हवाले से जो भी अगर वो कर रहा है, रशिया चला गया था जिसकी वजह से उसको उतारा है, तो वो उसके लिए क्यों? देखो, वो भी रशिया गए थे, सियासतदान सारे, सब ने अपनी अपनी जेबें भरी। अगर एक बंदा हमारी फेवर के लिए आपका टैक्स और हर चीज़ लगा रहा है, तो आपके लिए फ़ायदा ही कर रहा है, नुकसान कर रहा है। आप उसको सज़ा दिलवा रहे हो किस बात के लिए? इमरान खान के प्रधानमंत्री रहते वॉशिंगटन में पाकिस्तान के राजदूत ने अपने देश ये संदेश भेजा था। इसी के आधार पर इमरान खान ने 2022 में दावा किया कि यह संदेश उनकी सरकार को गिराने की अमेरिकी साजिश का सबूत था। हालांकि अमेरिकी सरकार ने इमरान खान के ऐसे दावों से लगातार इनकार किया।
अपनी सरकार गिरने से एक महीने पहले मार्च 2022 को इमरान खान ने एक रैली में एक कागज लहराया और दावा किया कि यह पत्र जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यह साबित करता है कि उनकी सरकार के खिलाफ विदेशी जमीन से साजिश रची जा रही है। इमरान ने दावा किया कि पत्र में कहा गया कि अगर इमरान खान को सत्ता से हटा दिया गया तो सब माफ कर दिया जाएगा। इमरान के पूर्व प्रधान सचिव आजम खान ने 2023 में कोर्ट में एक बयान में कहा कि इमरान ने मार्च 2022 की रैली में अपनी राजनीतिक मकसद के लिए अमेरिका के कूटनीतिक पत्र का दुरुपयोग किया। अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में दावा किया कि इमरान खान एक गोपनीय दस्तावेज को गैर कानूनी तौर पर सार्वजनिक कर रहे हैं, जिससे अमेरिका से उसके राजनयिक रिश्ते खतरे में पड़ सकते हैं। इमरान खान एक अन्य केस में दोषी पाए जाने के बाद से अगस्त के महीने से ही जेल में है। उन्हें तोशाखाना मामले में दोषी बताते हुए 3 साल की सजा हो चुकी है। उधर इमरान की पार्टी पीटीआई का कहना है कि पाकिस्तान की एकता अखंडता के लिए क्रूरता और फासिज्म का सामना करने के बावजूद कैप्टन और वाइस कैप्टन का यही संदेश है कि गुलामी मंजूर नहीं है। पार्टी का कहना है कि पाकिस्तान इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के साथ खड़ा है, जो पाकिस्तान की असली आज़ादी के लिए खड़े रहे। सत्ता जाने के बाद से इमरान खान के खिलाफ करीब 150 केस दायर किए गए हैं, जिनमें से सिफर केस एक था। इस बीच 8 फरवरी के आम चुनावों पर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं। इन चुनावों के लिए इमरान की पार्टी पीटीआई से उसका चुनाव चिन्ह बैट और बॉल भी छीना जा चुका है। उधर सबकी निगाहें 3 बार के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ पर हैं, जो पिछले साल निर्वासन से वापस पाकिस्तान लौटे हैं। उनके खिलाफ केस अब खत्म हो रहे हैं, जबकि इमरान खान पर अब कानून के शिकंजे कसते जा रहे हैं। इमरान खान के खिलाफ ताज़ा फैसले का पाकिस्तान की राजनीति पर क्या असर होगा, इस पर जानकारी दी पाकिस्तान की वरिष्ठ पत्रकार मेहर तरार ने। लोग और वोट देंगे इमरान खान को। इमरान खान पावर में हो या ना हो, वो जेल में है नहीं है, क्योंकि उनके फॉर इंस्टेंस बहुत ज्यादा यंग सपोर्टर्स हैं जो कि अब वोट देने की एज तक आ गए हैं, क्योंकि लोगों को ये नजर आ रहा है कि इमरान खान अच्छा प्राइम मिनिस्टर था, नहीं था अच्छा प्राइम मिनिस्टर। व्हाट दे कैन सी इज कि इस बंदे को जेल में डाल दिया गया है, इसके ऊपर कोई फाइनेंशियल करप्शन का नहीं है, इसके ऊपर किसी और किस्म की करप्शन का नहीं है। उसको ये कहना कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के क्या मैं अभी उसके बारे में पढ़ रही थी कि वो है इस पाकिस्तान Anti-Espionage Act and was enacted to consolidate and amend the laws relating to official secrets in Pakistan. It states clearly that actions which involve helping an enemy state against Pakistan और so on and so forth कि इमरान खान को जिस मुकदमे में सजा मिल रही है, लोग उसको मानते ही नहीं, उसमें कोई सच्चाई समझते ही नहीं है, क्योंकि इमरान खान ने बड़ा क्लियरली कहा है कि वो जो साइफर जिसके ऊपर ये सारा कुछ ये बेस कर रहे हैं, इट वाज स्टोलन फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर हाउस। उन्होंने उसको यूज किया, ये उसकी जो चीजें रिवील की, और उसके क्योंकि यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो बाकी पार्टीज थी और जो मीडिया में मोस्टली जो लोग थे वो ये कहते थे कि ये कागज एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये कागज है ही नहीं, ये साइफर, ये जो डॉक्यूमेंट, ये जो एक पाकिस्तान के एम्बेसडर ने जो पाकिस्तान में भेजा था कि ये चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। अगर वो आज के दिन तक इस चीज पे डटे रहे हैं कि वो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, और ये इमरान खान ने अपने पास से सारी खत बनाई थी, तो उसको केस बना के जेल में उन दोनों के ऊपर अदालत बना के, जैसे इनको बनाना रिपब्लिक में रहते हैं, और उसके बाद उनको सजा सुना देना है। तो एज आई सेड कि इवन जो लोग उनको सपोर्ट करते हैं दिल में, उनको भी पता है कि इनके साथ भी वही हो रहा है जो बाकी प्राइम मिनिस्टर्स के साथ हुआ था, तो सबके साथ ये होता है। अ टाइम कम्स व्हेन दे नीड टू बी रिमूव्ड। मुझे रीजंस नहीं पता, मैं ये कहूँ कि इसको इस वजह से निकाला था, इसको इस वजह से निकाला था, इमरान खान को इस वजह से निकाला है, जो भी वजह हो सकती है। मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट किसी वजह से किसी को नापसंद कर सकती है, देन दे नीड टू थ्रो देम आउट, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग टू इमरान खान। देयर इज नथिंग मोर टू इट। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बात दिल की, जिसका ख्याल रखना सबसे जरूरी है। आए दिन कई लोगों को खड़े खड़े अचानक उनका दिल धोखा दे रहा है। अचरज की बात तो यह कि ऐसे हादसों का शिकार होने वाले हर उम्र के लोग हैं। जवान भी जो बिल्कुल तंदुरुस्त दिखते हैं, लेकिन अचानक दिखता है कि वो नीचे गिरे और मौत हो गई। ऐसी कई तस्वीरें आए दिन आजकल सामने आ रही हैं।
जैसा आज ही की एक तस्वीर सामने आई जहां एक बुजुर्ग कवि स्टेज पर कविता सुनाते सुनाते अचानक गिर पड़े और फिर उठ ही नहीं पाए। सुभाष चतुर्वेदी नाम के ये कवि उत्तराखंड के पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में भारतीय सेना के जवानों के सम्मान में हो रहे एक काव्य महोत्सव में हिस्सा लेने आए थे। आयोजकों ने तुरंत उन्हें जिला अस्पताल में दाखिल कराया, जहां उन्हें मृत घोषित किया गया। दृढ़ता से हंसते हंसते हुए बलिदान, नतमस्तक हैं हम सब मिलकर, बार बार उनको करते प्रणाम। ऐसी कई घटनाएं आए दिन सामने आ रही हैं। एक तस्वीर और दिखाते हैं। ये तस्वीर 22 जनवरी को हरियाणा के भिवानी की है। यहाँ के जवाहर चौक इलाके में रामलीला के मंचन के दौरान हनुमान का रोल कर रहे पात्र हरीश मेहता अपनी भूमिका निभाते निभाते अचानक स्टेज पर गिर पड़े। वो राम के पैरों पर गिरे तो सबको लगा कि अभिनय कर रहे हैं, लेकिन जब काफी देर तक नहीं उठे तो उन्हें उठाया गया तो पता चला कि वो नहीं रहे। उन्हें भी दिल का दौरा पड़ा। 7 जनवरी को ऐसा ही एक और मामला नोएडा में सामने आया, जहां क्रिकेट मैच के दौरान विकास नेगी नाम के एक युवा पिच पर रन लेने के दौरान गिर पड़ा। पेशे से इंजीनियर विकास रन लेने के लिए पिच पर दौड़ा ही था, लेकिन बीच में गिरे तो उठ ही नहीं पाए। उन्हें करीब के अस्पताल पहुंचाया गया तो डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। और इससे कुछ दिन पहले 23 दिसंबर को आईआईटी कानपुर में ऐसा ही वाकया सामने आया था। पूर्व छात्रों की एक मीटिंग के दौरान आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर समीर खांडेकर छात्रों को संबोधित कर रहे थे कि अचानक उन्हें दिल का दौरा पड़ा। वो स्टेज पर गिर गए और उनकी जान चली गई। 55 साल के समीर खांडेकर आईआईटी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग के प्रमुख थे। डॉक्टर के मुताबिक सडन कार्डियक अरेस्ट से उनका निधन हुआ। देश के तमाम इलाकों से आ रहे ये मामले इस चिंता को बढ़ा रहे हैं कि अचानक लोगों को ऐसे दिल के दौरे क्यों पड़ रहे हैं। जानकार मानते हैं कि इसकी एक बड़ी वजह तो समय बदलने के साथ हमारी बदली हुई जीवन शैली है, जहां काम के दबाव और तनाव के आगे लोगों का खाना पीना और सोना तक अनियमित हो चुका है। और कोविड के बाद से तो हार्ट अटैक के ऐसे मामलों में और तेजी देखी गई है। कोविड के दौरान दरअसल 2 तरह की बात हुई। पहला, उसने पहले से खराब हो रही जीवन शैली को और खराब कर दिया। कोविड का डर बहुत भयानक रहा। लोगों ने आसपास कई लोगों की जान जाते देखी, खुद इस बीमारी के डर से घिरे रहे। कोविड जैसे तैसे निपटा, लेकिन अपने पीछे एक बिल्कुल अलग जीवन शैली को ठोस रूप में छोड़ गया। महीनों तक कई युवा घर से नौकरी करते रहे। कई लोगों की नौकरियां चली गईं, आय घट गई, बाहर निकलने की आदत भी कम हो गई, खान पान बिगड़ गया, ऊपर से नौकरी का तनाव। ये तनाव भरी जिंदगी अपने साथ ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और दिल के रोग जैसी बीमारियां ले आई। एक दूसरा पहलू यह रहा कि जिन लोगों को कोविड हुआ, उनकी आर्टरीज यानी खून की नलियों में प्लाक बनने की संभावना बढ़ गई, यानी उन्हें ऑर्थरोस्क्लेरोसिस की आशंका बढ़ गई। इस सिलसिले में कई रिसर्च बीते दिनों सामने आए हैं। पिछले ही साल 28 सितंबर को प्रतिष्ठित पत्रिका नेचर में एक रिसर्च आर्टिकल छपा है। इसके मुताबिक कोविड-19 ने दिल के दौरे की संभावना बढ़ा दी है। अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की इस रिसर्च के मुताबिक जिनको कोविड हुआ है, उनके दिल की आर्टरीज यानी खून की नलियों, खून की धमनियों में ऑर्थोस्क्लेरोसिस यानी प्लाक फॉर्मेशन की संभावना बढ़ गई है। इसी सिलसिले में भारत की इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने भी एक विस्तृत अध्ययन किया है। इसके मुताबिक जिन लोगों को कोविड-19 के गंभीर इन्फेक्शन हुए, उन्हें अपने आप को बहुत ज़्यादा नहीं थकाना चाहिए। उन्हें अगले 1-2 साल तक बहुत ज़्यादा कसरत या ज़्यादा दौड़ने जैसे कामों से बचना चाहिए, ताकि उन्हें उनके दिल पर अतिरिक्त दबाव न पड़े और दिल के दौरे से वो बच सके। खुद स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने लोगों को इस रिपोर्ट के आधार पर संयम बरतने की सलाह दी थी। दिल के दौरे के ऐसे मामलों की क्या वजह है और क्या कोरोना से इसका कोई लेना देना है, इस पर हमें जानकारी दी सीनियर हार्ट सर्जन डॉक्टर राहुल चंदेला,
जो इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट एंड लंग डिजीजेज IHLD के चेयरमैन हैं। सो देखिए, कोविड के बाद जो है ये रिसर्च से जो है एकदम प्रूव हो चुका है कि जिन लोगों को मॉडरेट या सिवियर कोविड हुआ उनमें जो है हार्ट की जो आर्टरीज हैं, जिनको हम कोरोनरी आर्टरीज बोलते हैं, इन आर्टरीज में जो है प्लाक फॉर्मेशन ज्यादा होता है। सो इंक्रीज्ड एथेरोजेनेसिस जिसको बोलते हैं वो ज्यादा होता है, और ऐसा एटलीस्ट कोविड होने के 18 महीने बाद तक होता है, जो कि प्रूव हो चुका है। अब उसके बाद भी जो है स्टडीज जो हुई हैं अप टू 18 मंथ्स की हुई हैं, अभी लॉन्ग टर्म स्टडीज जारी हैं। सो ये देखना अभी बाकी है कि और कितने समय तक कोविड के बाद जो है हार्ट की वेसल्स में जो है इंक्रीज प्लाक फॉर्मेशन होता है। बट इतना प्रूव्ड है कि 1.5 साल तक जिन लोगों को कोविड हुआ है उसके 1.5 साल तक ये देखा गया है कि कोविड की वजह से जो है प्लाक फॉर्मेशन ज्यादा हुआ है। एज अ रिजल्ट जितना ज्यादा प्लाक फॉर्म होगा जो है कोरोनरी आर्टरीज में, हार्ट अटैक के चांसेस ज्यादा होंगे। इसीलिए जो है आपने देखा होगा कोविड के बाद जो है इनिशियल जो है 1, 2, 3 इयर्स अभी तक भी जो है चल रहा है ऐसा ही, कि लोगों को जो है यंग लोगों में भी जो है हार्ट अटैक की संख्या बढ़ी है। साथ में एक दूसरा कंपोनेंट भी है, वो ये है कि कोविड में जो खासतौर से जो एजेड लोग थे, जो वृद्ध लोग थे, उनको तो खैर उनका लाइफस्टाइल वैसे ही सेडेंटरी होता है, बहुत ज्यादा हेल्थ एक्टिव लाइफस्टाइल नहीं होता है, पर लेकिन जो यंग लोग थे वो बहुत ज्यादा इफेक्ट हुए कोविड से, क्योंकि जो है ये यंग पॉपुलेशन वो थी जो कि एक्सरसाइज कर रही थी, जो कि ऑफिस जा रहे थे, जो कि अपने काम काज में व्यस्त थे, और सडनली अचानक जो है कोविड की वजह से एक वन फाइन डे उनको जो है घर के अंदर रिस्ट्रिक्ट होना पड़ा। ऑलमोस्ट 1-1.5 साल तक ये लोग जो है घर से काम करते रहे। तो लाइफस्टाइल जो है पूरी तरह से चेंज हो गया, एक सेडेंट्री लाइफस्टाइल, घर में ही रुके हुए हैं, एक्सरसाइज जीरो हो गई, स्ट्रेस लेवल्स बहुत ज्यादा थे। वो इसलिए थे क्योंकि जो है हर किसी को इस बात का भय था कि कब किसको जो है कोविड हो जाए, और जो नौकरी का खास तौर से जो है हर व्यक्ति के दिमाग में ये था कि आज नौकरी है कल नहीं है। सो स्ट्रेस कई तरह के थे जिसकी वजह से जो है ये हार्ट अटैक के चांसेस जो है यंगर पॉपुलेशन में बढ़े, और अभी भी देखने में आ रहा है कि यंग लोगों को जो है हार्ट की प्रॉब्लम्स ज्यादा हो रही हैं। इसमें एक चीज जानने की जरूरत है कि हम इंडियंस जो है वैसे भी जेनेटिकली ज्यादा ससेप्टेबल हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज के लिए, और हम लोगों में जो इंडियंस में जो साउथ ईस्ट एशियंस होते हैं उनमें जो है हार्ट डिजीज का जो चांसेस होते हैं वो वेस्टर्न पॉपुलेशन से एटलीस्ट 1 डेकेड पहले होता है। कहने का मतलब है कि या वेस्टर्न पॉपुलेशन में अगर हार्ट की बीमारी या हार्ट अटैक की प्रेवलेंस जो है 60 साल या उससे ज्यादा के लोगों में देखने में आती है, हमारे इंडिया में जो है वो 50 या उससे कम एज में ही देखने में आ जाती है। सो ये कुछ जो है जेनेटिक डिफरेंसेस भी हैं, और साथ में जो है इम्पोर्टेंटली हम लोगों की जो डाइट में जो चेंजेस हुए हैं पिछले जो है 2 दशक में, 1 दशक में जो है जो डाइटरी चेंजेस हुए हैं, साथ में जो है जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल आया है, और स्ट्रेस लेवल्स बढ़े हैं बिकॉज ऑफ, जैसे हम देखते थे कि बचपन में क्या होता था, हम लोग जब वी वर यंग, हमारे पेरेंट्स जो है एक 9 to 5 एक व्यवस्थित जॉब करते थे, और उसी जॉब में जो है वो जब से जो है नौकरी करनी शुरू की तभी जो है वो रिटायरमेंट के टाइम पे ही रिटायर होते थे। आज जो है यंगर जनरेशन जो है वो काफी कॉम्पिटिटिव है, और सब किसी चीज के पीछे भाग रहे हैं, क्या चीज है किसी को पता नहीं है। टारगेट ड्रिवन जॉब्स हैं, अगर टारगेट पूरा होगा तो जॉब में रहेंगे, और हर किसी को ये भय है कि कल जो है उसकी नौकरी जा सकती है। सो स्ट्रेस लेवल्स कई मायने में बढ़े हैं, और यंग पॉपुलेशन इससे सबसे ज्यादा अफेक्ट हुई है। जो अचानक हार्ट अटैक आते हैं उसमें बहुत ज़रूरी होता है CPR अगर समय पर मिल जाए। CPR को लेकर आम हिंदुस्तानियों को ट्रेनिंग दिया जाना चाहिए, बहुत सी असमय मौतों को बचाया जा सकता है। CPR मतलब उसकी छाती को दबाना, ज़ोर ज़ोर से दबाना, ताकि जो आदमी पीड़ित है उसकी सांस लौट सके, लेकिन उसके लिए ट्रेनिंग देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसे प्रयास नहीं करने चाहिए। और आइए अब हम आपको विज्ञान में हो रही एक नई क्रांति की तरफ ले चलते हैं। दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल एलन मस्क की स्टार्टअप कंपनी न्यूरालिंक ने एक इंसान के दिमाग में चिप लगाया है। ऐसा पहली बार हुआ है, और ये इतनी क्रांतिकारी पहल है कि कामयाब हो गया तो दिव्यांगों और न्यूरो की बीमारी वाले लोगों की जिंदगी संवर जाएगी।
क्या कोई नेत्रहीन व्यक्ति भी देख सकता है? क्या कोई ऐसा आदमी भी कंप्यूटर लैपटॉप पर बड़े आराम से काम कर सकता है जो हाथों से दिव्यांग हो? क्या पैरों से बेकार हो चुका कोई शख्स चल सकता है? क्या वो व्यक्ति अपने सारे काम कर सकता है जिसका दिमाग काम करना बंद कर चुका हो? आप कहेंगे कि ये ख्यालों की दुनिया में भटकने के सिवा कुछ नहीं है। भला ऐसा भी कभी हो सकता है क्या? लेकिन ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि ये सब भी मुमकिन हो सकता है, बल्कि होने की दिशा में इंसान ने अपने कारगर कदम बढ़ा दिए हैं। इस काम को अंजाम दिया है दुनिया के सबसे अमीर कारोबारियों में गिने जाने वाले इलॉन मस्क ने। नए स्टार्टअप न्यूरालिंक ने। न्यूरालिंक ने पहली बार किसी इंसान के दिमाग में चिप लगाया है। यह दावा खुद इलॉन मस्क ने सोशल मीडिया एक्स पर किया। ये चिप जो ब्रेन में लगाई है, ये ब्रेन के जो सिग्नल्स हैं उनको डिकोड करेगी और वो एक ब्लूटूथ के जरिए या वायरलेस सिस्टम के थ्रू आपके कंप्यूटर या मोबाइल में वो डेटा देगी और वो डेटा एक एआई से एनालाइज होके आपको फाइनल प्रोडक्ट देंगे। तो ये एक सिस्टम है। अभी ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस कर क्या रहा है? ब्रेन जो ह्यूमन का ब्रेन है उसको एक एडवांस टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर के साथ कैसे एमागमेट कर रहे हैं, ये एक टेक्नोलॉजी है। बट ये चिप एक वायरलेस होगी, इसके थ्रू द थॉट से जो है आदमी कैसे प्रोसेस कर रहा है और इसके कई सारे जो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है उसमें बेनिफिट होगा। जैसे स्ट्रोक के बाद पैरालिसिस हो गया है, मरीज बोल नहीं पा रहा है तो वो कम्युनिकेशन कर पाएगा, या देख नहीं पा रहा है या सुन नहीं पा रहा है या चल फिर नहीं पा रहा है तो वो कैसे कम्युनिकेट करेगा। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है, जो हाथ पांव नहीं चल रहे तो वो कैसे कम्युनिकेट करेगा थ्रू द कंप्यूटर। तो ये कई लोगों की लाइफ बदली करेगी। इलॉन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक का दावा है कि 28 जनवरी को पहले मानव रोगी में ब्रेन चिप प्रत्यारोपित किया गया। ऐसा रोबोटिक सर्जरी से किया गया और ये कामयाब रहा। खुद इलॉन मस्क ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी कि प्रारंभिक नतीजे काफी हौसला बढ़ाने वाले हैं और इसका मकसद न्यूरोलॉजिकल बीमारी से ग्रस्त लोगों की जिंदगी को आसान बनाना है। मस्क ने 2016 में न्यूरो टेक्नोलॉजी कंपनी न्यूरालिंक शुरू की थी, जो दिमाग और कंप्यूटर के बीच सीधे संचार चैनल बनाने पर काम कर रही है। कंपनी ने एक ऐसी चिप बनाई है जिसे सर्जरी के जरिए इंसानी दिमाग के अंदर डाला गया है। ये एक तरह से इंसान के दिमाग की तरह काम करेगी। इसका इस्तेमाल नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर का सामना कर रहे लोगों के लिए किया जा सकेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जिस तरह शरीर के कुछ अंग जब काम करना बंद कर दें तो उन्हें ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, उसी तरह यहाँ भी दिमाग का काम एक चिप को दिया जा सकता है और उसे दिमाग में ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। The overarching goal of Neuralink is to create ultimately a whole brain interface. So a generalized input-output device that, in the long term, literally could interface with every aspect of your brain, and in the short term, can interface with any given section of your brain and solve a tremendous number of things that cause debilitating issues for people. आपकी उत्सुकता ये जानने की होगी कि ये चिप कैसे काम करती है, कैसे इंसान के दिमाग को कंट्रोल करती है। इलॉन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक ने सिक्के के साइज की एक डिवाइस बनाई है जो दिमाग की हरकतों को उसी तरह नियंत्रित कर सकती है जैसे कंप्यूटर या मोबाइल को किया जा सकता है। इस डिवाइस का आकार एक बेहद बारीक और लचीले धागे की तरह है। ये इतना लचीला और बारीक है कि इसको हाथ से पकड़ना मुश्किल है।
इसीलिए इसे दिमाग में लगाने के लिए रोबोट और कंट्रोल करने के लिए ऐप बनाया गया। रोबोटिक सर्जरी के जरिए जिस शख्स के ब्रेन में ये चिप लगाई गई है उसे अभी 6 महीने तक मेडिकल निगरानी में रखा जाएगा। 6 महीने बाद ही ये पता चल पाएगा कि ये चिप कितनी कारगर रही। लेकिन इससे उम्मीदें इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं कि इलॉन मस्क को महान भौतिक वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग याद आए। हॉकिंग शारीरिक रूप से दिव्यांग थे। मस्क को लगता है कि अगर हॉकिंग के वक्त में ही इस चिप के ट्रांसप्लांटेशन की व्यवस्था होती तो हॉकिंग की दिमागी उर्वरता विज्ञान को कुछ नए और बेहतरीन शोध दे सकती थी। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। यह सब कुछ आसान नहीं था। एलन मस्क की कंपनी को इसके लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। जब बंदरों पर टेस्टिंग हुई तो बंदरों की मौत के बाद जानवरों के हितों पर काम करने वाले संगठन ने कुछ संगीन सवाल उठा दिए। लेकिन पिछले साल अमेरिकन फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ने इंसान के दिमाग में चिप लगाने के लिए हरी झंडी दे दी। इंसान के दिमाग में चिप तो लग गई, लेकिन ये कितनी कामयाब होगी इसके लिए अभी इंतजार करना होगा। न्यूरालिंक के मुताबिक ट्रायल उन लोगों पर किया गया जिनके सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड में चोट लगी हो। इस ट्रायल में हिस्सा लेने के लिए कम से कम 22 साल की उम्र के मरीज ढूंढे गए। ट्रायल के जरिए कंपनी ने ये जानने की कोशिश की कि डिवाइस मरीजों पर कैसा असर करती है। लेकिन इससे पहले इलॉन मस्क को कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी, क्योंकि सवाल ये उठाया गया कि इससे इंसान की जिंदगी पर बुरा असर पड़ सकता है। फिर बाद में कभी यह भी हो सकता है कि किसी चिप के जरिए कोई दूसरा शख्स किसी आदमी के दिमाग पर नियंत्रण कर ले। ये सभी सवाल अब भी बने हुए हैं। टेक्नोलॉजी के हम विकास को देखें तो बहुत सारी बातें अमेरिका से, पश्चिमी देशों से हो रही हैं, जहां पर मानव जीवन की सुरक्षा से संबंधित कई महत्वपूर्ण बिंदु आ रहे हैं। और ये जो नया प्रयोग हुआ है इसके 3 बड़े पहलू हैं। पहला कि जीवन की सुरक्षा, जिस व्यक्ति के साथ किया जा रहा है उसकी जीवन की सुरक्षा है। दूसरा प्राइवेसी, कि आप उसके माध्यम से जो प्रयोग करेंगे उससे दूसरे लोगों को कैसे प्रयोग होगा। और तीसरा, इस पूरे जो एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, जो नए तरीके के नवाचार हो रहे हैं, इसको कानून के दायरे में कैसे लाया जाए जिससे कि इनका इस्तेमाल मानवता के खिलाफ नहीं हो पाए। तो ये जो प्रयोग हो रहे हैं, इन प्रयोगों को किस तरीके से समाज और मानवता के हित में इस्तेमाल किया जाए, इसके समझ भी जरूरी है। इलॉन मस्क की कंपनी के लिए दिमाग में चिप का प्रत्यारोपण आसान नहीं था। इसके लिए सबसे पहले 23 बंदरों पर रिसर्च की गई। ये रिसर्च 2017 से 2020 के बीच कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में की गई। 23 में से 15 बंदरों की मौत हो गई। इस पर जानवरों के लिए काम करने वाली संस्था फिजिशियन कमेटी फॉर रिस्पॉन्सिबल मेडिसिन ग्रुप यानी PCRM ने 700 से ज्यादा पन्नों के दस्तावेजों और रिकॉर्डों का अध्ययन किया। उस अध्ययन में पाया कि बंदरों की खोपड़ी में छेद करके चिप लगाए गए थे। ऐसे में किसी बंदर की इन्फेक्शन से मौत हो गई तो एक बंदर की मौत लगातार उल्टी होने से हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई बंदरों की मौत की वजह ब्रेन हेमरेज बताई गई। इसीलिए सवाल उठा कि कहीं चिप वाला ये प्रयोग इंसानों के दिमाग में किसी नई दिक्कत का कारण तो नहीं बन जाएगा। इन सवालों पर काफी माथापच्ची के बाद पिछले साल अमेरिकी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी FDA ने इंसान के दिमाग में चिप लगाने के लिए क्लिनिकल ट्रायल को मंजूरी दे दी, जो शुरू हो चुका है। तो खबरों की खबर में आज फिलहाल मेरे साथ इतना ही। शुभ रात्रि।